हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो बच्चों, आज की वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जाम्स में भी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी। तो आज हम उस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। जैसे आपने कभी एनालाइज किया हो, आपने फर्नीचर खरीदा या फिर कोई मशीनरी खरीदी है किसी शॉप से, तो वो शॉप से लेकर उस मशीनरी को या फिर फर्नीचर को आप प्रीमाइसेस, जिस प्रीमाइसेस में आप उसको लाना चाहते हो, वहां तक भी आपको लाने के लिए बहुत सारे एक्सपेंडिचर बियर करने पड़ते हैं। लेट्स से एन एग्जांपल, उस शॉप से लेकर प्रीमाइसेस तक लाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करना पड़ता है। फिर आप कुछ लेबर वगैरह से अनलोडिंग कराते हो, सामान उतरवाते हो, तो उस लेबर को भी आपको चार्जेस पे करना पड़ता है। फिर मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए जैसे छोटे मोटे और भी सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, तो वो भी आपको बियर करने पड़ते हैं। तो ये वाले एक्सपेंडिचर को हम नॉर्मल एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करते हैं या फिर एसेट की वैल्यू में ऐड कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं पे ही बात करेंगे कि कौन से वाले एक्सपेंडिचर को हम कैपिटलाइज करते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज का भी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो, आप कोई घर बना रहे हो। सपोज आपके पास बहुत पैसा आ गया, तो आपने सोचा क्यों ना घर बनाया जाए। तो आपने क्या किया, आपने लैंड खरीद ली। लैंड पे आपको लगा कि बहुत अच्छी जगह पे लैंड है, क्यों ना मैं इस पे 4-5 फ्लोर बना लूं और एक दो रेंट पे चढ़ा लूंगा, एक बेच दूंगा, एक में खुद रहूंगा या दो में खुद रहूंगा। तो आपने उस पर बिल्डिंग बनाने का काम शुरू किया। देखो, बिल्डिंग बनाने के लिए आपको सारी चीजें चाहिए। आपको सीमेंट, ब्रिक, ये सब चीजें चाहिए। सीमेंट चाहिए, ब्रिक चाहिए, लेबर चाहिए, वो कट्टे उठाने वाले चाहिए, जो वो, या रास्ते में जो जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट लगता है, हमने कोई ब्रिक मंगवाई हो तो फ्रेट चाहिए, फ्रेट भी खर्चा होगा, ब्रिक भी खर्चा होगा, सीमेंट भी होगा। ये सारी चीजें मिलके बनेगी आपकी, तब जाके आपकी पूरी एक बिल्डिंग बन जाएगी। तो जो सारा, अभी तक जो सारा बिल्डिंग को बनाने का खर्चा, उसको हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज। देखो, अगर आप मेरी टर्मिनोलॉजी वाली क्लास देखो ना, तो मैंने उसमें थोड़ा सा आपको बता रखा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है। तो मैं यहीं पर ही आपको बता रही हूँ कि किस चीज को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको, मेरा जो भी खर्चा बिल्डिंग को बनाने में हो रहा है वो मेरा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब मैं उसको ये तो नहीं बोल सकती ना कि जो ब्रिक का खर्चा है वो मेरा बिल्डिंग का पार्ट नहीं है। नहीं भाई, बिल्डिंग में तो वो ब्रिक भी लगी हुई है ना। जो मेरा फ्रेट का खर्चा हो रहा है, जैसे जो भी ट्रांसपोर्टेशन लग रही है, मैं ब्रिक्स लेकर आ रही हूँ घर पे, जो रेडी वाले को है, रिक्शा वाले को है, ऑटो वाले को, जो भी मैं पैसे दे रही हूँ, वो भी मेरा क्या है, बिल्डिंग को बनाने का खर्चा है। तो जो भी, चाहे छोटे से छोटा चाहे बड़े से बड़ा को जो भी खर्चा हो रहा है ना बिल्डिंग को बनाने के लिए, वो मैं क्या करूंगी, कैपिटलाइज। मतलब कि जब तक मैं बिल्डिंग में रहने ना लग जाऊं ना, जैसे कि मैं फिर उसके बाद वाटर का काम करा रही हूँ, इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर इलेक्ट्रिशियन का काम करा रही हूँ, जब तक मेरी जो बिल्डिंग है ना वो किस कंडीशन में नहीं आ जाती कि मैं पुट टू यूज ना करूं, मतलब मैं वहां पर जाके रहूं ना, मैं अपना घर ना बसा लूं, मैं रहूं ना, उससे पहले वाले जितने भी एक्सपेंडिचर है, चाहे तो मैं बिजली का काम कराऊं उसमें, चाहे मैं पानी का काम कराऊं, चाहे मैं सीवेज का काम कराऊं, चाहे मैं पेंटिंग का काम कराऊं, चाहे मैं सीमेंट का, ईंट का, जो भी चीज मेरी काम हो रही है ना, चाहे छोटे से छोटा हो, चाहे बड़े से बड़ा हो, वो सारा इकट्ठा करके मैं क्या करूंगी, सारा उसको बिल्डिंग के खर्चे में डाल दूंगी। मतलब जैसे कि इन शॉर्ट, अगर बिल्डिंग ब्रिक आपके 1 लाख की आ रही है, सीमेंट आपकी 1 लाख की आ रही है, मैं सब एग्जांपल दे रही हूँ, इलेक्ट्रिशियन का आपको 50,000 का खर्चा हुआ है, ठीक है, वाटर में आपने सप्लाई वगैरह किया तो आपको उसके 30,000 रुपए लग गए, हमने फ्लोर डलवाया 10,000 रुपए लगे। ऐसे करके जितना भी आपका पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर हो रहा है, जब तक कि आप वो उस घर में रहना शुरू नहीं कर रहे या फिर वो घर पुट टू यूज वाली कंडीशन में नहीं आ रहा, मतलब कि आप इस लायक नहीं है कि मैं उस घर में रह सकती हूँ, या तो मैं रहना शुरू कर दूं या फिर मैं उसको इस लायक बना दूं कि उसमें कोई जाके रहे,
तब तक कि जितने भी सारे एक्सपेंडिचर के खर्चे हो, जितने भी सारे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, जितने भी सारे खर्चे हो रहे हैं, उसको मैं क्या करूंगी, इतना रुपया मेरा बिल्डिंग बनाने में खर्च हुआ है, तो मैं ये वाली जो सारी कॉस्ट आएगी ना, जितनी भी सारी कॉस्ट आएगी, इसको मैं क्या करूंगी कि मेरी बिल्डिंग ही है ये, मतलब इसको मैं बिल्डिंग अकाउंट में ही डालूंगी, इसको मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह यूज करूंगी, इसको मैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मानूंगी। ये मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा कि मेरे को एक बिल्डिंग बनाने में, एक चीज बनाने में मेरे सारे एक्सपेंसेस इतने लगे हैं, तो ये पार्ट है कि मैं आगे जाके कभी किसी को अपनी वैल्यू बताऊं बिल्डिंग की, तो मैं ये बताऊंगी कि हाँ भाई इतने का तो मैंने खर्चा लगाया है इसमें, इतना तो मेरा इस पे इन्वेस्टमेंट हुई है, इतना तो मेरा पैसे जेब से गया है। तो जो सारे ये वाले खर्चे हैं उसको मैं क्या मानूंगी कि मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये मेरा डे टू डे वाले नहीं है, रिवेन्यू वाले नहीं है, बिजनेस को करने वाले नहीं है, ये मेरा किसी चीज को, किसी कैपिटल को खरीदने में, बनाने में, उसको रहने लायक करने में यूज हुए हैं। तो ये सारे मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये मेरा बिल्डिंग है, इतना पैसे मेरा बिल्डिंग बनाने में लग गया, तो वो मैं बिल्डिंग के अकाउंट में डालूंगी। ठीक है, ये देखो जो मैं आपको पुट टू यूज वाली बता रही हूँ, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, प्रोफेशनल कोर्स करोगे, तो आपके ना इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आएंगे, जिसमें फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया होगा कि फिक्स्ड एसेट्स में किस वैल्यू को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा छोटे लेवल पे सीखेंगे, जैसे जैसे हम आगे प्रोफेशनल कोर्स और बड़े बड़े कोर्सेज करते रहेंगे, तो वहां पर हम स्टैंडर्ड्स के थ्रू सीखेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया कि वो सारे एक्सपेंडिचर, वो जितने भी सारे एक्सपेंडिचर है जो कि किसी चीज को रहने लायक, या तो कि मतलब कि इस लायक बना देते हैं कि हम उस चीज को यूज कर सके, उस वो सारे एक्सपेंड टिल डेट जितने भी हमारे सारे एक्सपेंसेस हुए, उसको मैं क्या बोलती हूँ, मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो अगर कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपको ढंग से सीखना है ना, तो मेरा वो टर्मिनोलॉजी वाली क्लास देख लेना, उससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। अभी अगर मैं उस ट्रैक पे चली गई ना, तो मेरे ये जनरल एंट्रीज वाले इलस्ट्रेशन रह जाएंगे, तो इसलिए मैं ना उसमें इतना ज्यादा जा नहीं रही। बस ये है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो कि मेरे डे टू डे एक्सपेंसेस बिजनेस चलाने के लिए यूज होते हैं, जैसे सैलरी दी, वेजेस दी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं कि मैंने अपनी कोई कैपिटल बना ली, उस पे मैंने खर्चा किया, जैसे मैंने अपनी लैंड बिल्डिंग बना ली, बिल्डिंग मेरी कैपिटल ही तो है, तो उसपे मेरे जो खर्चे हो रहे हैं वो सारे मैं किस में डालती हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर में डालती हूँ। वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए एक्सपेंसिस ट्रीट नहीं होता। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस निकालती हूँ, कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो वो मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को उसमें से डिडक्ट नहीं करती। वो मेरा क्या पार्ट है, वो मेरा टोटल का टोटल, वो मेरा बिल्डिंग का पार्ट है, उसको मैं एसेट्स में डाल देती हूँ, उसको मैं बैलेंस शीट में डाल देती हूँ, वो मैं एसेट में सारा क्लब्ड करके डाल देती हूँ, वो मैं पीएनएल में नहीं डालती, वो मेरे खर्चे की तरह नहीं दिखाती, वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए यूज नहीं होता। तो बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है कैपिटल और रिवेन्यू में। तो हमें इसको, हमारे माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम इसको आराम से डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो बेसिकली आपका फर्स्ट सबसे पहला पैटर्न ये डिफ्रेंशिएट का ये है कि आपको ये पता लग जाए कि ये वाली जो बिल्डिंग है ना, इसको बनाने के लिए मेरे सारे खर्चे हो रहे हैं, और तब तक वो खर्चे करने हैं, तब तक कि हम उस बिल्डिंग को इस कंडीशन में नहीं ला देते कि मैं वो रहने लायक हो, हम उसमें जाके रह जाए, हम किसी और को ऑफर कर सके कि आप रह सकते हो। टिल डेट तक वो सारे एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करेंगे। अब देखो हम इलुस्ट्रेशन उठाते हैं, रिकॉर्ड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जनरल। ठीक है, परचेज बिल्डिंग एंड इशू चेक, हमने बिल्डिंग खरीदी और इशू किया है चेक 15 लाख। अब हम जैसे जैसे बताता जा रहे हैं ना, वैसे वैसे अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। तो सबसे पहले मेरी ट्रांजेक्शन आती है, मैंने परचेज की है बिल्डिंग और इशू किया है चेक, जो कि मैंने किया है 1 मई को। तो हम अपनी एंट्री करना शुरू करते हैं। बिल्डिंग मेरे पास आई, बिल्डिंग क्या है, मेरा एसेट है। एसेट आता है, एसेट होता है बिल्डिंग, पता है जो भी सारे जिसके हम पोजीशन है हमारे पास, वो हमारे सारे क्या है, एसेट है। तो एसेट बढ़ता है तो मैं क्या करती हूँ, डेबिट करती हूँ। और हमारे पास क्या जा रहा है, बैंक जा रहा है, बैंक से पेमेंट हुई है, चेक दिया है उसने, कितने का, 15 लाख का। बीइंग चेक इशूड फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग।
परचेज ऑफ बिल्डिंग। अब नेक्स्ट एंट्री लेते हैं हम। क्लियर है, सिंपल सी एंट्री थी, हमने एसेट परचेज किया है चेक के थ्रू, तो हमने वो एंट्री पास कर दी अपनी। अब नेक्स्ट हमारी एंट्री है, परचेज किया मशीनरी रैमसन से क्रेडिट पे। ठीक है, तो हमारा क्रेडिटर कौन हो गया? रैमसन। देखो जैसे हमने गुड्स परचेज किए ना, सिंपल वैसी वैसी एंट्री आती रहेगी। वहां पर हम क्या करते हैं? परचेज करते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? अपने एसेट का नाम दे रहे हैं। तो May 10 को हमने क्या खरीदी है? मशीनरी। मशीनरी हमारा एसेट है, एसेट हमारा बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रैमसन 2 लाख से। बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम सिंपल एंट्रीज है। हमने परचेज की तो सारी एंट्री सेम की हुई है, बस अब हम क्या कर रहे हैं? इस केस में हम अपने एसेट्स खरीद रहे हैं। अब नेक्स्ट एंट्री मेरी क्या होगी? नेक्स्ट एंट्री मेरी है कि हमने नेक्स्ट एंट्री मेरी है बॉट किया है फर्नीचर। बॉट किया फर्नीचर इन ट्रेड से कैश में 10,000 रुपीज का। ठीक है, May 15 को मैंने एंट्री लिखी। क्या है मेरे पास? कौन सा सेट है? फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। जो जो एसेट आए ना, हम उसको अगर नाम दे देंगे ना, जैसे बिल्डिंग का बिल्डिंग नाम दे दें, मशीनरी का मशीनरी, तो हमें ना अपनी बैलेंस शीट में कैटेगराइजेशन करने में ना दिक्कत नहीं आएगी। हम आराम से बता सकते हैं कि बिल्डिंग हमारे पास इतने की पड़ी है। अगर हम सारा का सारा ऐसे ऐसे डालते थे, एसेट 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 एसेट, तो हमें डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा ना, कैटेगराइजेशन नहीं हो पाएगी ना। इसलिए हम सबके अकाउंट अलग अलग खोलेंगे। बिल्डिंग इतने की है, मशीनरी इतने की है, फर्नीचर इतने की है। हमने कैश में खरीदा ये 10,000 रुपीज का। बी फर्नीचर परचेस्ड इन कैश। क्लियर? अभी तक हमने क्या किया? सिंपल सिंपल ही एसेट की एंट्रीज की है। हम एसेट खरीदते जा रहे हैं, परचेज करते जा रहे हैं। तो ऐसे ही हम अपनी आगे वाली एंट्रीज उठाते हैं। अगर हम फॉर्मेट बना के चले ना, तो हमें वही हैबिट पड़ जाएगी। तो एग्जाम्स में भी हम अच्छे से स्केल से अपनी लाइंस खींच के पूरा प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ करने की आदत डलेगी ना, तो हमें एग्जाम्स में दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? हमने परचेज की है वैन। वैन भी क्या है? वैन मतलब गाड़ी। एक वैन परचेज की है, वो भी हमारा एसेट ही है। और हमने इश्यू किया है चेक 5 लाख रुपीज। ठीक है, क्या? वैन अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिंपल सी एंट्रीज है सारी। जैसे जैसे हम परचेज की एंट्री कर रहे थे, वैसे वैसे हम सारी एसेट्स की एंट्री कर रहे हैं। बीइंग वैन बॉट फॉर थ्रू बैंक। क्लियर? सबको एंट्री समझ आ रही है? ये सिंपल सी एंट्रीज है। हम एसेट खरीद रहे हैं तो उस बेसिस पे हम एंट्रीज कर रहे हैं। बिल्कुल परचेज वाले एंट्री की तरह है, जब हम अभी तक गुड्स खरीदते हुए आए थे। अब नेक्स्ट एंट्री मेरी क्या है? मेरी नेक्स्ट एंट्री है कि मैंने 2500 रुपए कैश में इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी में लगाए। ठीक है,
तो मतलब मशीनरी मैंने कोई खरीदी है, उसको मैंने उसमें 2500 रुपये लगाए इसको इंस्टॉल करने में। जैसे मैं सपोज हमारे पास कुछ ही, मैं मशीनरी का भी एग्जांपल दे दूं, मैं टेबल का एग्जांपल दे दूं, किसी चीज का भी एग्जांपल दे दूं, मैंने कोई चीज खरीद ली, लेकिन अभी पुट टू यूज करने में, उसको इंस्टॉल करने में तो मेरा खर्चा होगा, लेबर वगैरह लगेगी या कुछ पाइप का खर्चा होगा। जैसे मैं अगर फुली वॉशिंग मशीन ही लगा लूं, मैंने मशीन घर में लगाई, तो उसको सेट करने के लिए टैप में भी परमानेंटली पाइप लगता है और लेबर भी बुलाते हैं। तो उसको, उस चीज को जब तक मैं पुट टू यूज नहीं करती, वो मशीनरी जब तक चलेगी नहीं, मशीनरी चलेगी नहीं ना, अगर मैं पाइप का सिस्टम ना करूँ, अगर मैं वाटर का सिस्टम नहीं करूँ, उसको करने के लिए मेरा ये सारा सिस्टम होना जरूरी है, तभी मैं उसको यूज कर सकती हूँ। ऐसे मशीनरी अगर मैंने कोई खरीदी है तो उसको इंस्टॉल, तो पुट टू यूज करने के लिए उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका तार वगैरह, वायरिंग वगैरह, या फिर ढंग से उसको असेंबल वगैरह करके ही लगानी पड़ेगी, तभी वो यूज हो पाएगी। तो जो भी खर्चा इंस्टॉलेशन के ऊपर हुआ है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि पुट टू यूज जब तक यूज में ना होना, जब तक कि यूज करने के काबिल ना बने, उस तक के सारे खर्चे को मैं क्या करती हूँ, कैपिटलाइज। तो ये भी इंस्टॉल करने के लिए मशीनरी को, जो मेरा 2500 रुपये का खर्चा हुआ है, उसको भी मैं क्या करूंगी, मशीनरी अकाउंट में डालूंगी, उसको भी मशीनरी बढ़ा दूंगी उस अमाउंट से, कि ये भी मेरे को मशीनरी खरीदने का ही खर्चा हुआ है। तो मैं उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ना मान के उसको मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करूंगी। क्या किस डेट को हुआ है मेरा ये खर्चा, 21 मई को। ये मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500 का, being cash paid for installation of machinery। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, हमने इसको मशीनरी अकाउंट में क्यों डेबिट किया, क्योंकि कभी जब भी कोई एसेट होता है ना, जब तक हम उसको पुट टू यूज की कंडीशन में नहीं रखते, मतलब कि कोई भी आकर सिंपली तरीके से हम यूज कर पाए किसी भी चीज को, तब तब तक के सारे खर्चे को मैं क्या करती हूँ, उसी अकाउंट में डाल देती हूँ, उसको मैं कैपिटलाइज कर देती हूँ, वो भी मेरा कॉस्ट का पार्ट बन जाता है फिक्स्ड एसेट्स का। अब देखो नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन क्या है, नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन में बोल रहा है वो ब्रिक्स, सीमेंट, जो भी ईट पत्थर खरीद, ब्रिक सीमेंट एक्सेट्रा फॉर रुपीज 1,50,000 एंड टिम्बर फॉर रुपीज 2 लाख परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड द पेमेंट वाज मेड बाय चेक। क्लियर, ब्रिक सीमेंट उसने खरीदी है 1.5 लाख की, टिम्बर उसने खरीदा है 2 लाख का, जो कि उसको बिल्डिंग के बनाने के लिए यूज हुआ है, और जो भी सारी पेमेंट की है उसने चेक के थ्रू की है। क्लियर, तो हमारा सबसे पहले क्या दिमाग में आया है, ये हम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या हम क्या करेंगे, इसको बिल्डिंग में ही डेबिट करेंगे। तो देखो May 25 की हमारी एंट्रीज, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, देखो कितने कितने अमाउंट से है, 1,50,000 ये, 2 लाख ये, कितना हो गया टोटल, 3,50,000, 3,50,000। और वो क्या कह रहा है कि जब पेमेंट हमने की है वो किसके थ्रू की है, चेक के थ्रू की है, तो टू क्या आएगा, बैंक अकाउंट 3,50,000 का, बीइंग ब्रिक सीमेंट एंड टिम्बर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड पेमेंट डन बाय चेक। देखो मेनली हमारी ट्रांजेक्शन, ये जो हमारी नरेशन होते हैं इसलिए होती है कि सामने वाला अगर जर्नल एंट्री पढ़े तो उसको समझ आ जाए कि हमने एंट्री किस बेसिस पे की है। ठीक है, तो बस यही है इसका मेन मोटिव, ये हमारी नरेशन लिखने का। तो हमें यहाँ पर ये इलुस्ट्रेशन पूरा हमने बना लिया, इसकी जर्नल एंट्रीज बना लिया। तो बेसिकली हमने इस इलुस्ट्रेशन में यही सीखा है कि जो भी हमारे खर्चे होते हैं, हमें वो किसी चीज को एक्वायर करने के, उसको इंस्टॉल करने के, उसको पुट टू यूज तक करने के, मतलब या इस पुट टू यूज या फिर कंडीशन, इस कंडीशन में लगाए कि वो पुट टू यूज हो जाए, तब तक कि हमारे सारे खर्चे को हम कैपिटलाइज करेंगे। और पता है ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि उसके बाद ना अब आगे वाले इलुस्ट्रेशन में आप पढ़ोगे डेप्रिसिएशन, आगे वाले टॉपिक्स हम डेप्रिसिएशन के उठाएंगे, तो बहुत जरूरी है कि हम डेप्रिसिएशन भी सही से कैलकुलेट कर पाए
कि कितना कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है, उस बेसिस के लिए भी हमारी वैल्यू जाननी बहुत जरूरी है कि कैसे कैसे वैल्यू हमारी बन रही है।